यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को 40 महत्वपूर्ण साइंस से क्वेश्चन होंगे जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को जो साइंस के क्वेश्चन है वो एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ, एनटीपीसी, सुपर टेट, यूपी टेट, इन तमाम परीक्षाओं में जो भी वनडे एग्जाम है, बीपीएससी में हो, बीपीएससी ट्री हो, बीपीएससी बिहार का पुलिस एग्जाम हो, उन सभी एग्जामों के लिए जो साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उनका निचोड़ इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और पहला प्रश्न आज का है कि मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है। हमारा ऑप्शन है दोस्तों अमाशय, बी कह रहा है गुर्दा, सी कह रहा है कि फेफड़ा, और डी क्या कह रहा है कि आंत। तो दोस्तों बताइए कि मानव शरीर का कौन सा अंग है जो कि टाइफाइड से प्रभावित होता है। तो दोस्तों इसमें से क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, आंत। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, आंत। वही अगर निमोनिया की बात करेगा दोस्तों कि निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तब हमारा क्या हो जाता, तो फेफड़ा हो जाता। ठीक है दोस्तों, तब क्या हो जाता, तो फेफड़ा हो जाता। वो पीलिया से पूछेगा तो लीवर हो जाएगा। पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग है, क्या मलेरिया है, टीबी है, प्लेग है या टाइफाइड है। तो दोस्तों आप लोगों को जल से दूषित होने वाली या और प्रदूषित भोजन से दूषित होने वाले रोग, इन सभी रोगों को भी जानकारी रखना जरूरी हो गया है, परीक्षाओं में पूछते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न हमारा है कि पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग कौन सा है इसमें से। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा दूसरे नंबर प्रश्न का क्या सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, तो दूसरे नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, टाइफाइड। क्या होगा साथियों, तो टाइफाइड इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 की तरफ कि कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है। कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को, क्या ट्यूकेमिया को, ल्यूकोमिया को, प्यूकोमिया या ग्लूकोमिया। तो साथियों कैंसर जो है वो अस्थिमज्जा के ल्यूकोमिया भाग को प्रभावित करता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला सही जवाब होगा, ल्यूकेमिया। क्या होगा दोस्तों, तो ल्यूकोमिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्यूपेंसर में अधिक प्रचलित है, भारत, अमेरिका, चीन या जर्मनी। तो एक्यूपंक्चर में कौन सबसे ज्यादा प्रचलित में है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 4 का क्या होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, चीन। क्या होगा साथियों, तो इसका सही जवाब चीन सही जवाब हो जाएगा। MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, और इसका ऑप्शन देख लीजिए, स्मॉल पॉक्स, पम्प्स, रेबीज, मीसल्स, पम्प्स, रबेला, मम्प्स, और दो ऑप्शन एक साथ दे दिया, रेबीज। और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो साथियों जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया है, मीसल्स, पम्प्स और रूबेला, इन सब में MMR का टीका लगाया जाता है। ठीक है साथियों, चलिए प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 साथियों कह रहा है कि एड्स का अर्थ है, क्या पूछ रहा है दोस्तों, कह रहा है कि प्रश्न नंबर 6 कि एड्स का अर्थ यानी कि एड्स का आपसे फुल फॉर्म यहाँ पर पूछ रहा है। क्या एक्वायर्ड इम्यून डिसीज सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंट सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, और डी कह रहा है एक्वायर्ड इन्फेक्शन डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो साथियों 6 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला जो देख रहे हैं दोस्तों, एड्स का ये फुल फॉर्म हो जाएगा। क्या होगा, तो ए से एक्वायर्ड होगा, आई से इम्यूनो होगा, डी से डिफिशियंसी होगा, और एस से क्या हो जाएगा, तो सिंड्रोम हो जाएगा। साथियों यहाँ पर एड्स से होने वाला जो रोग है जो HIV हो जाता है, और HIV क्या है इसका आप लोगों को फुल फॉर्म बताना है। इसके लिए दोस्तों एलिसा टेस्ट किया जाता है, आप लोगों को एलिसा का भी फुल फॉर्म बताना है। चलिए प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है, फ्लैजिला, एट्रिक्स, प्लास्ट या सिलेंडरी। तो साथियों प्रश्न नंबर 7 है, आप लोगों को बताना है कि जीवाणुओं में रोम जैसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, रोम जैसी संरचना। तो प्रश्न नंबर 7 साथियों ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, फ्लैजिला। क्या होगा साथियों, तो फ्लैजिला सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है, H2SO4, HCl, SNO3, H3PO4। तो 8 का क्या हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि जो अम्ल के पेट में जीवाणुओं का नाश कौन करता है, तो अम्ल क्या हो जाएगा, तो HCl, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 की बात किया जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल इसे बोलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका परिणाम है अंधापन, हीमोग्लोबिन की कमी या स्यूमेटिज्म, और डी क्या कह रहा है कि रक्त का नहीं जमना। क्या दोस्तों, रक्त का नहीं जमना। तो क्या हो जाएगा इसका 9 का, हीमोफीलिया क्या है, तो यही रक्त का नहीं जमना ही क्या है, तो रोग है। हीमोफीलिया में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो रक्त का थक्का जो है वो नहीं जमता है। एक्यूपंक्चर क्या है, इससे पहले हमने बताया था किस देश में सबसे ज्यादा प्रचलित है, तो क्या यह हृदय के एक रोग है, ट्यूब और टायर की सफाई है, सुइयों के माध्यम से उपचार है, या उपज संवर्धन है। तो सुइयों के माध्यम से एक उपचार है, क्या है साथियों, तो सुइयों के माध्यम से यह एक उपचार है, यानी कि 10 का क्या करेंगे, तो ऑप्शन सी सही जवाब करेंगे। चलिए साथियों प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, देखते हैं कि डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है। ठीक है,
सबसे पहले डिप्थीरिया रोग किसके कारण होता है दोस्तों, तो ये जान लीजिए कि ये क्या है, तो बैक्टीरिया से होने वाली रोग है। किससे, तो जीवाणुओं से होने वाली रोग है, यानी कि बैक्टीरिया से। तो डिप्थीरिया रोग से ग्रसित होती है क्या, आंखें होती हैं, गला, यकृत या अग्नाशय। प्रश्न नंबर 11 है साथियों, डिप्थीरिया रोग जो है वो गले से संबंधित है, यानी कि जो प्रभावित अंग होगा वो क्या हो जाएगा, तो गला हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो गला हो जाएगा। वही अगर किसी को पीलिया रोग हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, तो यकृत अंग जो है प्रभावित होता है। मलेरिया रोग प्रभावित करता है हृदय को, फेफड़े को, प्लीहा को या वृक्क को। प्रश्न नंबर 12 का है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। जो मलेरिया होता है वो प्लीहा को प्रभावित करता है। मलेरिया क्या करता है दोस्तों, तो वह प्लीहा को प्रभावित करता है। निमोनिया क्या करता है दोस्तों, तो फेफड़े को प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रभावित अंग भी बहुत जरूरी होते हैं दोस्तों। एड्स में डी का तात्पर्य है डिसीज, डिफॉर्मिटी, डिफिशियंसी या डिसेबिलिटी। तो क्या होगा साथियों, तो डिफिशियंसी इसका सही फुल फॉर्म हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है। ग्लूकोमा व ट्रेकोमा किस अंग का रोग है। ठीक है साथियों, आप लोगों को बताना जो ग्लूकोमा व ट्रेकोमा है वो किस अंग का रोग है। क्या गले का है, यकृत का है, आंत का है या आंख का है। तो ग्लूकोमा और ट्रोकोमा की बात किया जाएगा दोस्तों, तो ये आंख से संबंधित बीमारी है दोस्तों। ठीक है, तो यानी कि क्या करेंगे, तो प्रश्न नंबर 14 का हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सही करेंगे। ठीक है, एक बार आप फिर से याद कर लीजिए कि प्रभावित अंग टाइफाइड से आंत होता है, यकृत की बात किया जाएगा तो पीलिया हो जाएगा, और फेफड़ा रहेगा तो निमोनिया, जो निमोनिया की वजह से फेफड़ा होता है। मलेरिया रहेगा तो प्रभावित अंग कौन सा हो जाएगा, तो प्लीहा हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 हमारा कह रहा है कि हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, मस्तिष्क, हृदय, यकृत या गुर्दा। तो 15 नंबर में भी क्या करेंगे दोस्तों, तो हम लोग यकृत को सही जवाब करेंगे। ठीक है दोस्तों, हेपेटाइटिस का संबंध पेट के रोग से है, पीलिया से है, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा यहाँ पर, तो यकृत से संबंधित हो जाएगा। कह रहा है कि डैश 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 दिया रोग पानी के माध्यम से होता है, टाइफाइड, प्लेग, मलेरिया या हैजा। तो इसमें से ऐसा कौन सा रोग है दोस्तों साथियों कि इसमें से जो है पानी के माध्यम से ये फैलता है। तो साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो हैजा हो जाएगा। 16 नंबर का डी का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, हैजा। चलिए प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, प्याज है, प्रकंद है, बल्ब है, ट्यूबर है या कॉर्न है। तो 17 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, बल्ब। अदरक होता है रूपांतरित, क्या मूल का, मूल मतलब यहाँ जड़ से है, पत्ती, प्रतान या तने से। तो 18 नंबर में क्या करेंगे दोस्तों, अदरक क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, तने का है। बांस किस कुल का पौधा है, वृक्ष में आता है, घास में आता है, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 19 नंबर जो बांस है दोस्तों वो घास के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत दोस्तों, तो घास के अंतर्गत आता है, यानी कि 19 नंबर का हम लोग क्या करेंगे, तो ऑप्शन बी सही जवाब करेंगे। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है दोस्तों, सामान्य चीनी जिसे केन शुगर कहते हैं किसे कहते हैं, सुक्रोज को, लैक्टेज को, माल्टोज को या फ्रक्टोज को। तो 20 नंबर का दोस्तों क्या हो जाएगा, जो सामान्य चीनी होता है वो हमारा क्या होता है, तो उसे हम लोग सुक्रोज कहते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं, तो सुक्रोज, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों। नाशपाती का खाने योग्य भाग है, गुद्देदार पुष्पासन, बीजाणु, दोनों या कली। तो 21 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जो गुद्देदार पुष्पासन होता है वो नाशपाती का खाने योग्य भाग होता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं साथियों कि जो 21 का है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। साथियों यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार का कुछ डाउट हो साथियों तो जरूर आप लोग बताइएगा, और चैनल पे आप लोग नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है, बीजपत्र, भ्रूणपोष व भ्रूण, मांसल पुष्पासन या रसदार रोम। तो 22 नंबर का साथियों क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मांसल पुष्पासन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 से दोस्तों कह रहा है कि आलू उदाहरण है, रूपांतरित जड़ का, रूपांतरित पत्ती का, रूपांतरित तने का या डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो साथियों 23 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये रूपांतरित तने का ही उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, तब सी करेंगे इसका सही जवाब। काली मिर्च पादप है, क्या वृक्ष है, लता है, झाड़ झंखाड़ है या झाड़ी है। तो 24 नंबर में क्या बताएंगे दोस्तों, जो काली मिर्च पादप होता है वो झाड़ी के रूप में होते हैं, यानी कि 24 का क्या करेंगे, तो ऑप्शन डी सही जवाब करेंगे। पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है, फूल से, फल से, तना से या पत्ता से। तो किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है साथियों, तो 25 नंबर में क्या करेंगे, तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब करेंगे, तना। तने से हम लोग जूट की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, तो सी सही जवाब हो जाएगा। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, कैरामल का, कार्नोलाइट का, ब्रेसिंग का, ये डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 26 क्या हो जाएगा दोस्तों, जो रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो कैरामल ऑप्शन में हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब होगा।
प्रश्न नंबर 27 हमारा, कपास प्राप्त होता है तने से, पत्तियों से, बीज से या जड़ से? तो कपास जो है वो बीज से प्राप्त होता है। प्याज प्रवर्तित रूप है तने का, जड़ का, पत्तियों का या फल का? तो साथियों प्रश्न नंबर 28 है, प्याज अदरक की सब किसके अंतर्गत आलू आते हैं? तो तने के अंतर्गत आते हैं। प्याज हो, अदरक हो या आलू हो। हल्दी भी किस में आता है? तो तने के अंतर्गत आता है। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये साथियों सभी लोग जानते हैं। आप लोग बताइए, क्या बाघ का होगा, मेंढक का होगा, मनुष्य का होगा या गुलाब का होगा? तो साथियों होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। इसलिए 29 में क्या करेंगे? तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी सही जवाब करेंगे। टारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? नेटम से, माइकम से, देवदार से या चीड़ से? तो जो टारपीन का पेड़ होता है साथियों, पेड़ टारपीन का जो तेल होता है वह किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो 30 नंबर का क्या होगा साथियों? तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, चीड़। क्या होगा दोस्तों? तो चीड़ इसका सही जवाब हो जाएगा। लौंग प्राप्त होता है जड़ से, तने से, पुष्पकलिका से या फल से? 31 का क्या करेंगे दोस्तों? जो लौंग प्राप्त होता है वो पुष्पकलिका से, सही जवाब होगा ऑप्शन सी सही जवाब। शहद का मुख्य घटक है ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रक्टोज? तो 32 में क्या करेंगे साथियों? जो हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। जो शहद का मुख्य घटक है वो फ्रक्टोज को बोला जाता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, अलेक्जेंडर डी कैराकी, इनमें से कोई नहीं। तो रेबीज के टीके की खोज किसने किया था दोस्तों? तो लुई पास्चर ने, यानी कि ऑप्शन क्या करेंगे तब साथियों? बी सही जवाब करेंगे। ठीक है दोस्तों। चेचक की पूछेगा दोस्तों तो एडवर्ड जेनर हो जाएंगे, और रेबीज का पूछेगा तो लुई पास्चर हो जाएंगे। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि, पानी के बिना पौधे की वृद्धि, आवाज का पानी के साथ संबंध, और डी कह रहा है कि पानी के तकनीक का संरक्षण से। ठीक है साथियों। तो हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर 34 है। तो क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि। क्या हो जाएगा साथियों? तो मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है, यानी कि ऑप्शन ए से जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, पौधे के लिए अच्छा उर्वरक है कंपोस्ट, अमोनिया, लाइम का सुपर फास्फेट या यूरिया? तो 35 में क्या करेंगे दोस्तों साथियों? तो हमारा ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, यूरिया। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है दोस्तों? तो यूरिया हो जाएगा। बीज की बुआई के समय सामान्यतः किस उर्वरक का उपयोग किया जाता है? नाइट्रेट का, पोटास का, फास्फोरस का या कैल्शियम का? तो 36 में क्या करेंगे? तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सही करेंगे, पोटास का। बीज की बुआई के समय दोस्तों सामान्यतः किस उर्वरक का? तो पोटास का प्रयोग हम लोग करते हैं। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि उर्वरकों में कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है? उर्वरक में क्या नाइट्रोजन नहीं होता है, हाइड्रोजन नहीं होता है, फास्फोरस नहीं होता है या क्लोरीन नहीं होता है? तो दोस्तों उर्वरकों में कौन सा नहीं होता है दोस्तों? तो क्लोरीन नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लोरीन का होता है तो अनुपस्थित होता है। दोस्तों ये था आज का कुछ प्रश्न। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में जरूर कीजिए। चैनल पर आप नए आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो देखने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।